हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेंगे, शॉर्ट भी लेंगे, वेरी शॉर्ट भी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जिसके चांस बहुत ही ज़्यादा है आने वाले एग्जाम में आने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन लेयर बनता है वो किसकी वजह से होता है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। यही सही जवाब बच्चों। जब पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर बनता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन होता है। मेजॉरिटी का यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन टाइप और होल फ्रॉम पी साइड, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, तब जाके डिप्लीशन लेयर बनता था। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, आपको इस सर्किट में बताना करंट कितना। ये एक डायोड है, आप गौर से देखो बच्चों, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस है। देखो पी वाला जुड़ा हुआ है लोअर पोटेंशियल से और एन वाला जुड़ा हुआ हायर पोटेंशियल से, तो ये डायोड है रिवर्स बायस्ड हो गया। रिवर्स बायस्ड डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी। और जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसमें कुछ भी करंट पास नहीं होगा, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद आर्सेनिक लीड टू। अब आपको बताना, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आर्सेनिक की डोपिंग करेंगे, अब याद करना होगा आपको कि आर्सेनिक कौन सा है, ट्राईवैलेंट है या पेंटावैलेंट। तो आप याद रखना ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है आर्सेनिक, यानी ये पेंटावैलेंट है। और याद कीजिए जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट की इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फिर से आपसे बोला गया है इस सर्किट में करंट क्या। तो आप गौर से देखो बच्चों, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर, ये पी साइड और ये एन साइड, ये पी साइड और ये एन साइड। तो ये डायोड तो देखो गौर से फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें से तो करंट पास होगा। लेकिन ये वाला डायोड देखिए पी जुड़ गया नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, यानी ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कोई करंट ही पास नहीं होगा। तो अब आपको सर्किट में सिर्फ ये दिखेगा, तो अब वो करंट निकालना है तो ओम सर लगा दीजिए। वोल्टेज कितना 5 और रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ये रहा और 30 ये रहा, क्योंकि ये तो सर्किट से ही गायब हो जाएगा। ये सर्किट से गायब हो जाएगा तो रजिस्टेंस 30 और 20 50 आ जाएगा, तो करंट कितना आ जाएगा 1/10 एम्पियर, जो कि बी ऑप्शन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, बोला गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो बच्चों आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो याद रखिएगा कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज होता है। याद रखना आपको, क्योंकि सेमीकंडक्टर में काम ही होता है टेम्परेचर को बढ़ा करके कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, डोपिंग करके कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है। तो याद रखना सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, आपको ये डायग्राम दे रखा, बोला इसका आउटपुट वेव कौन होगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ ही इनपुट क्या होता है, डायरेक्ट में चेंज होता था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको याद होगा डायरेक्ट हाफ वेव में आउटपुट ऐसा बनता है और फुल वेव में जो आउटपुट होता है ये इस तरह का बनता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है क्योंकि इसमें एक डायोड यूज किया जा रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, बेस्ड ऑन वी कर्व ऑफ डायोड वी कैन क्लासीफाई डायोड एज। जो डायोड होता है उसे नॉन ओहमिक डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो जो डायोड होता है नॉन ओहमिक डिवाइस होता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिर आठवां पूछा गया विच वन इज रिवर्स बायस। चारों में कौन सा रिवर्स बायसिंग है। तो देखिए ये पी साइड और ये एन साइड, P जुड़ा हुआ है -5 से और N जुड़ा हुआ है माइनस, यानी ये तो P हायर से जुड़ा हुआ है N लोअर, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। उसी तरह यहाँ ये P है और ये N है,
P जुड़ा हुआ है, ये देखो रिवर्स बायस हो गया, P जुड़ा हुआ है लोअर से और N ये 0 है, तो N जुड़ा हुआ हायर से और P जुड़ा हुआ है लोअर से, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। ये यही बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल से। बाकी सी देख ले, ये P जुड़ा हुआ हायर से, ये P होता है और ये N होता है, N जुड़ा हुआ लोअर से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। उसी तरह यहाँ P जुड़ा हुआ हायर से और N जुड़ा हुआ है लोअर से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। बस यहाँ उल्टा P जुड़ा हुआ लोअर पोटेंशियल से और N जुड़ा हुआ हायर से, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा रिवर्स बायस्ड, और बाकी तीनों क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन काफ़ी प्यारा, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपको ये ग्राफ बना रहेगा और आपसे बोला जाएगा फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 15 मिली एम्पियर और एट -10 वोल्ट। तो सबसे पहले निकालते हैं एट 15 मिली एम्पियर, एट 15 मिली एम्पियर पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों डायोड का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई, एकदम अच्छे से याद रखिए। तो देखिए ध्यान से, 15 मिली एम्पियर के लिए जो डेल्टा वी हो जाएगा ये है वोल्टेज, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, वोल्टेज में चेंज कितना हो जाएगा, आपको ये दोनों पता है, तो वोल्टेज में चेंज हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7। उसी तरह डेल्टा आई क्या हो जाएगा, तो 0.8 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना करंट था, 20 माइनस 0.7 है करंट कितना था, 10, तो ये हो जाएगा। और ये करंट मिली एम्पियर में था, तो इसलिए इसको इनटू में क्या करना होगा, 10 की पावर -3, तो ये 0.1 अपॉन में ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100 और अपॉन में 10 यानी 10 ओम आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए, एट V इज इक्वल टू -10 वोल्ट, तो अगेन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I लगाएंगे, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I। तो 10 वोल्ट के लिए अब आपको एक ये ले लेना है इनिशियल और ये लेना फाइनल, तो इसमें चेंजिंग कितना होगा, 0 से -10 हुआ तो चेंज कितने का हुआ, 10 का, अपॉन में डेल्टा I 0 से 1 माइक्रो हुआ तो चेंज कितना हुआ, 1 माइक्रो का, माइक्रो का है तो 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 ओम। देखो गौर से, ये रिवर्स बायस वाला इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, ये फॉरवर्ड के लिए रेजिस्टेंस में काफ़ी कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड इज 0.5 वोल्ट, यानी डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.5 वोल्ट का है, तो फाइंड करंट इन द सर्किट। देखो बच्चों, तो ये डायोड यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये पी साइड है और ये एन साइड, और ये भी हायर और ये लोअर, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में जो नेट वोल्टेज निकालेंगे ओम्स लॉ के लिए, नेट वोल्टेज अपॉन में नेट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, तो नेट वोल्टेज याद कीजिए, अगर बैटरी ऐसे जुड़ा हो, प्लस ऐसे माइनस माइनस से कनेक्ट हो, या इस तरह से जुड़ा हो, प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड हो, तो ऐसे केस में हम ईएमएफ नेट कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो देखिए प्लस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में जो नेट ईएमएफ होगा वो माइनस हो जाएगा, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा 3.5 माइनस 0.5, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये 100 ओम ही रहेगा, क्योंकि ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, जो भी रेजिस्टेंस है ये बस ये रहेगा 100। तो आंसर कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3 अपॉन में 100, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का डिवाइड कर दीजिए, 30 हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -3, तो आंसर आ जाएगा 30 मिली एम्पियर, करंट आ जाएगा 30 मिली एम्पियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, इन एन एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक यानी प्योर, एक होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर, द नंबर डेंसिटी ऑफ होल आपको दे रखा है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। उसी तरह दे रखा है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर यानी Ni दे रखा है बच्चों आपको 1.2 इंटू 10 की पावर 15 पर मीटर क्यूब, और आपको निकालना है देन फाइंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne निकालना है। तो बच्चों इसके लिए आप एकदम बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना,
Ni² जो होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के लिए, ये इक्वल होता है Ne इंटू में NH। बहुत आसान है, आपसे ये चीज़ पूछा, बाकी दो दे रखा है। Ni का स्क्वायर कीजिए तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 30, अपॉन में NH को भेज दीजिए, NH कितना 4 इंटू 10 की पावर 20, इधर क्या बच जाएगा Ne, यही आपको निकालना था। कट कर लीजिए, ये दोनों हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2, ये कट करके हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा और 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा Ne, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁹ पर मीटर क्यूब। बहुत ही आसान और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या बोला गया, ये एक सेमी कंडक्टर है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर, ये एमीटर, ये वोल्टेज है। बोला गया है वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ आर टू कीप रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट व्हेन एस इज हीटेड। जब इस सेमीकंडक्टर को हीट किया जाए और इसमें जो करंट जा रहा है, एमीटर की रीडिंग एंड द करंट को कांस्टेंट रखने के लिए, इस आर को आपको बढ़ाना होगा या घटाना होगा। तो सिंपल है, ओम्स लॉ लगाते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V और R यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस होगा R, अब प्लस में सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा RS, लिख देता हूँ। हम सब जानते हैं बच्चों, करंट तभी कांस्टेंट रहेगा, ये V तो है ही कांस्टेंट, तो इस पूरे को भी क्या रहना पड़ेगा कांस्टेंट, तभी कांस्टेंट रहेगा। यानी हमें R प्लस RS यानी ये वाला रेजिस्टेंस और सेमी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का सम क्या रहना चाहिए कांस्टेंट, तभी करंट कांस्टेंट रहेगा। अब दो चीज़ दे रखा है, दो चीज़ का सम कांस्टेंट कब होगा, जब एक चीज़ इंक्रीज होगा तो दूसरे को घटना होगा, या अगर ये डिक्रीज होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा इंक्रीज होना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं RS के साथ क्या हो रहा है जब उसे हम हीट करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं जब किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जब किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो और कम हो जाता है। उसका जो रेजिस्टेंस होता है, यानी सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाना फायदे का काम होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जब RS डिक्रीज होगा और इन दोनों का सम कांस्टेंट रखना, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है R को क्या होना पड़ेगा इंक्रीज। तो आंसर क्या होगा, हमें R को क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया बेटा। एक कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि तीनों के आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर भी कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। क्यों, इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इसको मैंने आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए डायग्राम बना लिया है। जो कार्बन का ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में होता है, और सिलिकॉन का जो चारों आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में होता है, और जर्मेनियम के केस में जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में होता है। अब सोचिए बच्चों, सेकेंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना है, इसको थर्ड से कंडक्शन बैंड में, इसको फोर्थ से कंडक्शन बैंड में जंप कराना है, तो सबसे कम एनर्जी जर्मेनियम में लगता है, उससे कम इसमें, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा कार्बन को के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में जंप कराने के लिए, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, ड्यू टू E1 ज़्यादा होगा, E2 उससे कम और E3 क्या होगा सबसे कम, इसलिए आसानी से जर्मेनियम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो E1 ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के लिए एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सिग्निफिकेंट। जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन, वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन कार्बन के केस में नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए कार्बन को एज अ इंसुलेटर ट्रीट किया जाता है। देखिए बच्चों, 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी काफी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
जो 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होता है, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी एन जंक्शन। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसका जवाब दीजिए नो, ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट आप एक पी टाइप और एक एन टाइप को कनेक्ट कर देंगे तो पी एन जंक्शन बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इसे हम टच कराएंगे तो कितने अच्छे से भी टच करा देंगे तो इसके बीच का जो रफनेस जो होगा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन रफनेस विल बी मच लार्जर देन इंटर एटॉमिक स्पेस। इस दोनों के पी टाइप और एन टाइप के बीच का जो ये वाला रीजन जहाँ पर टच कराएंगे वहाँ पर रफनेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो चार्ज का जो फ्लो है यानी कंटिन्यूस फ्लो जो होता है, डिफ्यूज़न होता है, ड्रिफ्ट होता है, यानी मेजॉरिटी का डिफ्यूज़न होता है, माइनॉरिटी का ड्रिफ्ट होता है, ये पॉसिबल नहीं है पी से एन और एन से पी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन रफनेस विल बी मच लार्जर देन इंटर एटॉमिक स्पेस and his continuous flow of charge carrier not possible in this situation। तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जंक्शन के बीच में जो टच कराएंगे तो रफनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैरियर चार्ज कैरियर्स का कंटिन्यूस फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए पीएन जंक्शन नहीं बन सकता। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने VVI 15 क्वेश्चन ले लिए, इसको अच्छे से आपको करके एग्जाम में जाना है। देखिए इसमें बोला गया अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड हैज अ पोटेंशियल ड्रॉप, पीएन जंक्शन डायोड हैज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 0.4 वोल्ट, इट कैन resist मैक्सिमम करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर इफ दिस डायोड इज इन सीरीज विद 150 ओम। यानी एक डायोड बनाइए, एक डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है, साफ साफ लिखा हुआ है डायोड क्या फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसको आपको क्या करना होगा, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है किसके साथ, 150 ओम के एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये इस तरह का डायग्राम है, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग है और ये जुड़ा हुआ है सीरीज में। इफ दिस डायोड इन सीरीज विद 150 फाइंड मैक्सिमम बैटरी वोल्टेज, आपको यही वैल्यू निकालनी है, वी मैक्सिमम निकालनी है, कितनी होगी। और इस डायोड का वोल्टेज कितना है, 0.4 वोल्ट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम करंट दे रखा है, करंट कितना है 8 मिली एम्पियर। तो हम पहले 8 मिली एम्पियर करंट इसमें पता है, इसका वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पहले डायोड का निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड हमें निकल जाएगा सिंपल ओम्स लॉ से, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो V डायोड के लिए V कितना है 0.4 और I कितना 8 मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ये पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 100। तो R की वैल्यू हो जाएगी 50 ओम। यानी डायोड का रेजिस्टेंस कितना हो गया 50। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 डायोड का और 150 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 200 ओम। तो अब हम निकाल सकते हैं फिर से ओम्स लॉ से, V मैक्सिमम क्या होगा, ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो V मैक्सिमम क्या हो जाएगा I इंटू में R टोटल, I कितना है 8 इंटू 10 की पावर -3, R टोटल कितना आ गया 200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -1। तो V मैक्स जो बैटरी का आ गया वो हो गया 1.6 वोल्ट। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करके जाना इन टोटल 15 क्वेश्चन को।